हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, एक खबर जो कि संथाल विद्रोह से जुड़ी हुई है, यूपीएससी में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो तो है ही, लेकिन हम इसको कई सारे एंगल से देखने का प्रयास करें। सबसे पहले तो देखें कि मुद्दा जो है वो हूल दिवस का है। हूल दिवस आज नहीं है, हूल दिवस कल हो चुका है। 30 जून को होता है हूल दिवस, 30 जून कल बीत चुका है। लेकिन इस दिन संघर्ष जैसे अपनी जो पुरानी प्रतिबिंब है उसको फिर से लेकर के आ गया, ऐसा देखने को मिला। हूल जो संथाल इतिहास है उसके द्वारा ब्रिटिश ये संथाल जो ग्रुप है उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त हूल किया गया था। हूल अर्थात विद्रोह किया गया था, जो कि इतिहास में बहुत फेमस है। और ब्रिटिश सरकार को इनकी ताकत का अंदाजा हुआ था। भले ही इनके विद्रोह को ब्रिटिशर्स ने दबा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो डिमांड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ कानून इनके हित के लिए बनाने पड़ गए थे ब्रिटिश सरकार को। ऐसा महान विद्रोह और उसकी याद में ये मनाया जाता है हूल दिवस। ऐसा ही हूल दिवस मनाया जा रहा था अभी हाल ही में, लेकिन वहां पर भी जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की कुछ छवि हमको देखने को मिल जाती है। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन अंततः इन संथाल ग्रुप के लोगों के ऊपर सरकार की तरफ से, अब जो सरकार है वो तो भारत सरकार ही है भाई, राज्य की सरकारें हैं, भारत की सरकारें हैं, भारत सरकार नहीं, भारत के राज्य की सरकारें हैं, उनके द्वारा जो है चीजें की गई। तब ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, ब्रिटिश सरकार के जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, जो उनके सपोर्टर्स हुआ करते थे, उनका अत्याचार इनके ऊपर रहता था। तो हम समझेंगे कि पूरा जो ये संथाल हूल जो है वो क्या है, और ये आज भी जो आदिवासी विद्रोह हैं वो क्यों लड़ रहे हैं, या खबरें जो हैं इस तरीके की क्यों आ रही हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आपको सबसे पहले बता देते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हमें इस टॉपिक में अंत तक बने रहना है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये GS पेपर 1 से जुड़ा हुआ हो सकता है, मुख्य परीक्षा में अगर आप बात करते हैं तो, ठीक है, मुख्य परीक्षा की अगर आप बात करें। और अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चंस निश्चित तौर पर बनेंगे। इस बात को मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूं, कुछ क्वेश्चंस दिखा देना चाहता हूं, जिससे कि आपको ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहे कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, और इसी एरिया से, इसी क्षेत्र से, जनजातीय विद्रोह वाले क्षेत्र से 2023 की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसलिए आप इस तरीके के टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आइए मैं एक बार आपके लिए यहां पर प्रश्नों को लेकर के दिखाता हूं सामने। प्रश्न आप देख सकते हैं, GS पेपर 1 आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, और यहां पर क्वेश्चन क्या है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, इस चीज को हम समझेंगे कि आदिवासियों में संथाल आदिवासी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से किस प्रकार से प्रभावित हुए थे। फिर उन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासियों की प्रतिक्रिया यानी कि विद्रोह जो है वो किस प्रकार से रहे हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे, उनके परिणामों को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज हमको यहां पर अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। तो सेशन में अंत तक आपको बने रहना है, ध्यान से चीजों को सुनना समझना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको कवर करेंगे। और आप देखिए, प्रीलिम्स से संबंधित भी यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन जो 2018 में आया है, ये मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं, सेम मतलब इसी जगह से और इसी फील्ड से संबंधित इसी तरह का एक प्रश्न 2020 में भी एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर सेशन के अंत में दीजिएगा। चलिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं। अब आप 2026 की तैयारी करना चाहते हो, 2027 की तैयारी करना चाहते हो, या 2028 की तैयारी करना चाहते हो, सारी तैयारियां प्रतिज्ञा बैच में उपलब्ध है, हमारे GS फाउंडेशन बैच में। और मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, ज्यादा समय लेकर के चलिए, मेरी ऐसी व्यक्तिगत आपसे सलाह है। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार मैं पढ़ाता हूं, हर बार वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये बैच है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप पर्सनली मुझसे भी जुड़ सकेंगे पूरे बैच के दौरान, लेकिन उसके लिए विरद लाइव कोड ही इस्तेमाल करना होगा, और आपको मुझे बताना होगा कि सर मैंने विरद लाइव कोड का इस्तेमाल किया, जिससे कि हम क्रॉस वेरीफाई कर सकें। क्योंकि हम सबको अपना सहयोग नहीं दे सकते, उन्हीं को दे सकते हैं जो हमारे कोड का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो हमसे जुड़ना चाहेंगे, जिनको हमसे प्रेम होगा, जो हमसे सहयोग लेना चाहेंगे, जिनको हमारी गाइडेंस पसंद आएगी। तो आप जरूर जो है विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें। ये बैच 7 जुलाई से सुबह 8 बजे का शुरू हो रहा है, बेहतरीन समय है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑफर अभी चल रहा है, 2027 और 28 के लिए भी बैच हमारे पास में उपलब्ध है, वो हम आपको दिखा सकते हैं।
ये आपका जो है 2027 का बैच है, 2026 और 28 के लिए भी उपलब्ध लिखा है, क्योंकि इसका मतलब ये 2027 का बैच है। 29,999 मात्र मिल जाएगा। आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2028 के लिए भी बैच उपलब्ध है, ये वाला, जिसमें आप 39,999 में एडमिशन करा सकते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, आराम से आप इसको गेन कर सकते हो। और इसमें सब कुछ मिलेगी, बुक्स, बुक्स और बाकी तमाम सारी जो चीजें पढ़ने के लिए होती हैं, उपलब्धता, आपको सब कुछ मिलेगी। मेरी गाइडेंस भी आपको इसमें मिलेगी। मैं आपको इतिहास इसमें पढ़ा रहा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए कल करते हैं, जरा देखते हैं कि खबर क्या है। खबर को जरा ध्यान से देखिए। खबर से शुरू करेंगे और खबर के बाद आगे जो है वो चलेंगे चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए। पुलिस ने क्या किया है, लाठीचार्ज कर दी है झारखंड के एक विलेज में हूल दिवस के दौरान। हूल दिवस यहां से हो जाता है इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हूल दिवस, कि यहां पर हूल दिवस के अवसर पर क्या किया गया, मतलब जो है वो लाठीचार्ज की गई। जैसे अंग्रेजों के समय में लाठीचार्ज की जाती थी, इन लोगों का कहना है कि वैसे तरीके से लाठीचार्ज कर दी गई। तो हुआ क्या था कि जो वहां का एक गांव है, हूल दिवस मनाया जा रहा था कल झारखंड के भोगनाडीह में, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे। कल जो है भोगनाडीह जो है झारखंड के भोगनाडीह में, साहेबगंज में ये मनाया जा रहा था। भोगनाडीह साहेबगंज वहां पे ये चीज चल रही थी। अब आप देखिए कि यहां पर हुआ क्या, कुछ इस तरीके की चीजें नहीं कि हूल दिवस मनाने के लिए सब लोग वहां पर आए हुए थे, सरकारी एक आयोजन वहां पर होना था समारोह का, तो उसके लिए एक मंच सजाया गया था। तो जो मंच सजाया गया था, उस मंच को लेकर के कुछ लोगों का कुछ दूसरा भी कहना था कि हमको यहां पर कुछ दूसरे तरीके का मंच जो है वो चाहिए। तो जो दूसरे तरीके के मंच को चाहने की जो उम्मीद वहां पर थी, उसको लेकर के सरकार की जो अधिकारी थे उनके साथ में कुछ खींचातानी हो गई, कुछ झड़प हो गई, और बाद में उस झड़प का परिणाम ये हुआ कि लाठीचार्ज पुलिस की करनी पड़ गई। आंसू गैस के जो गोले हैं वो सब वगैरह बरसाने पड़ गए। ठीक है, तो कहते हैं कि वहां के जो लीडर्स हुआ करते थे, सिद्धू कानू, उनके नाम से एक फाउंडेशन था जिसका नाम था सिद्धू कानू मुर्मू हूल फाउंडेशन। तो सिद्धू कानू मुर्मू हूल फाउंडेशन, और उसके नेतृत्व में कुछ वहां के ग्रामीण थे, साथ ही आटा मांझी वाशी भोगनाडीह के भी कुछ मेंबर्स वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ में जो वहां पर हूल दिवस मनाया जा रहा था, उस हूल दिवस को मनाने को लेकर के मंच अपना अलग बनाने की बात कही थी। उसमें उनकी कुछ मांगे थी, जिसका जो है विरोध किया गया, और फिर यहाँ पे लाठीचार्ज इस तरीके की हुई। तो ये तो एक घटना मैंने आपको बताई। इनफैक्ट आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाई हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिद्धू कानू, जो इस पर्टिकुलर जो इवेंट हुआ था या विद्रोह जो हुआ था, उस विद्रोह के लीडर थे, और उन्हीं के ही हम वंशज हैं, और हमें उसमें शामिल नहीं होने दिया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए गए। तो हम आरोपों की बात नहीं कर रहे हैं। शिबू सोरेन की वहां पर सरकार है, अब वो देखेंगे, जांच कराएंगे, चीजों को जैसा भी करना होगा करेंगे। बहरहाल जो हुआ है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। ये तो है करंट। अब इससे टॉपिक से निकलना कैसे है, और आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसको कैसे समझना है, कैसे उपयोग करना है, इसको जरा ये सबसे पहले तो वर्ष 2025 के लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2025 जो है वो 170वीं वर्षगांठ के तौर पर देखा जा रहा है। संथाल विद्रोह की 125वीं वर्षगांठ है, और 170 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं। और झारखंड राज्य में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जो हुल शब्द है ना, हुल का मतलब ही होता है विद्रोह। हुल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब क्या है, विद्रोह। मतलब आप इसे क्या बोल सकते हो, संथाल हुल। क्या बोल सकते हैं बेटा, संथाल हुल। जैसे आप लोगों ने मुंडा विद्रोह के बारे में सुना होगा, तो मुंडा विद्रोह को बोला जाता है मुंडा उलगुलान। तो यहां पर उलगुलान का मतलब क्या है, विद्रोह। उलट पलट करके रख देना, महाविनाश, महाविद्रोह। ठीक है, मुंडा उलगुलान जैसे हम बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से संथाल हुल है। तो ये लोग मतलब जब इकट्ठे होंगे तो बोलेंगे हुल हुल। हुल का मतलब हो गया कि हम विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोह, हाँ आवाज उठानी है, विद्रोह करना है, वैसा करके। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो विद्रोह है ये शुरू हुआ था 1855 में। याद रखना बेहद आसान है, मैं आपको बता देता हूं। 1857 की महान क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के महज 2 साल पहले की घटना है, और महज 1 साल पहले ही इसको जनवरी में रोका गया था। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली संथाल जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ एक संगठित होकर के किया गया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया एक विरोध था, क्योंकि यहां संथाल लोगों का आर्थिक
शारीरिक शोषण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इस शोषण में न सिर्फ अंग्रेज शामिल थे बल्कि अंग्रेजों के कुछ सहयोगी जमींदार और इनके कुछ भ्रष्ट साहूकार भी इसमें शामिल हुआ करते थे, जिसके खिलाफ संथालों ने आवाज उठाई थी। उस समय संथाल जो ग्रुप है, जो ट्राइब है, उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने, जिनकी फोटो आप यहां पर देख रहे हैं। और उस समय इनके आह्वान पर 32 से अधिक समुदायों और जातियों ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये जो चीज है जो इनके आह्वान पर शुरू होती है, इसकी कहानी थोड़ा सा हमको अलग से समझना होगा। ठीक है, इसकी कहानी जो है हमको थोड़ी अलग से समझनी होगी। वैसे तो यहां पर लिखा है कि हुआ क्या है, अगर एग्जैक्टली अगर आप देख रहे हैं तो 1832 में दामिने कोह की बात यहां पर की जा रही है। दामिने कोह में कई सारे एरियाज आते हैं, जैसे इसमें साहिबगंज, वही जो अभी मैंने आपको इलाका बताया जहां पर ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, गोड्डा, दुमका या डुमका ऐसे करके लिखा जाता है, देवघर, पाकुड़, ठीक है, पाकुड़, और आपका बरभूम, इसके अलावा माफ कीजिएगा, बरभूम नहीं, जमताड़ा, ये सब कुछ इलाके जो हैं वो बेटे इसमें शामिल जो है वो आपके होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये दामिने कोह था। अब ये है क्या, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अभी हम। लेकिन अब हुआ क्या था कि 1832 के आसपास अगर आप देखोगे तो 1832 के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, राजमहल, बिहार में राजमहल की पहाड़ियां इलाका है, राजमहल की पहाड़ी, तो राजमहल की जो पहाड़ी का जो इलाका है ना, वो पूरा एक वन क्षेत्र है। उसी वन क्षेत्र को दामिने कोह कहा गया। वो जो वन क्षेत्र जहां पर इनको लाया गया, इनको रखा गया, शिफ्ट किया गया, शिफ्ट जहां से किया गया, इसका मतलब ये इस जगह के ओरिजिनली नहीं है। दामिने कोह इनकी ओरिजिनल जगह नहीं है, बट शुरुआत जो है, विद्रोह की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है, लेकिन ये इनकी ओरिजिनल जगह नहीं है, ये कहीं और से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते कहां से थे? बीरभूम, मुर्शिदाबाद, भागलपुर, बरभूम, मानभूम, पालामू, छोटा नागपुर, ये तमाम सारी वो जगहें थीं जो ब्रिटिश बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आया करती थी। ध्यान रखना, बंगाल प्रेसिडेंसी, आपको मालूम होगा कि ब्रिटिशर्स की 3 जगहों पर प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। तो यह बंगाल प्रेसिडेंसी की घटना है जो हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने इनको दामिने कोह में जाने के लिए कहा और इनसे वादा किया कि आप वहां जा सकते हैं, वहां पर आपको जमीन दी जाएगी, आपको वहां पर जो है खेती करने के लिए, बसने के लिए सब कुछ व्यवस्था वहां पर रहेगी। कहां पर? यहां पर आपको खेती करने और बसने के लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो एक्चुअली जो ये 1832 में हुआ, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई। इसकी शुरुआत जो है बहुत पहले से कब से होती है, अगर उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। इसकी शुरुआत तकरीबन 1770 के आसपास से आपको देखने को मिलेगी, 1770 के आसपास से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो संथाल हैं वो कौन है। संथाल परगना के मूल निवासी नहीं है। संथाल परगना ये वाला एरिया है, ये संथाल परगना बाद में बनेगा, अभी नहीं बना है, मतलब अभी तो जब विद्रोह हो रहा है तब नहीं बना है, तब तो इसको दामिने कोह कहा जा रहा है। यही बाद में संथाल परगना बनेगा। लेकिन इनको लाया गया था कहां से? 18वीं शताब्दी के आसपास अगर आप देखोगे तो वो इन एरियाज में, बंगाल प्रेसिडेंसीज के एरियाज से यहां पर लाए गए थे। क्यों लाए गए? तो उसका रीजन आता है 1770 से, 1770 से। 1770 में आप सब लोगों को मालूम है बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा, भीषण अकाल, बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा। मालूम है अकालों का भी अपना एक भारत में इतिहास है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण भारत में अकाल का भी अपना एक इतिहास है, जिस पर भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2022 में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि भारत में अकालों के एक लंबी श्रृंखला में ब्रिटिश सरकार का हाथ रहा है, तो उसको जो है थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए। इस चीज को लेकर के क्वेश्चन बना था। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, यही सारी चीजें। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या वो ट्रिक होती, क्या वो जगह, कौन से वो एरियाज होते हैं जहां से क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं यूपीएससी के लिए, वही सब चीज हम लोग बहुत अच्छे से डील कर रहे होते हैं अपने पेड बैचेस में। तो इसीलिए आपको वहां पर बुलाते हैं कि आप लोग वहां पर आ सकें। बहरहाल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि 1770 में भीषण जो है अकाल पड़ा। अब जब अकाल पड़ा तो इन सारे एरियाज से बहुत सारे जो संथाल हैं वो संथालों का प्रवास होना शुरू हो गया। इनका क्या होना शुरू हो गया बेटा?
प्रवास उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने पलायन प्रवास वगैरह जब करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो धीरे धीरे करके जब 1790 का समय आया, 1790 के आसपास का समय जब आया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू सिस्टम को रिन्यू करने का प्रयास किया। आपको याद होगा कि 1793 में जो ये है बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो लाई गई थी। इसको लेकर के भी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लेकर के भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, बंदोबस्त व्यवस्था। अब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या होता था कि जो जमींदार हैं उन जमींदारों को से कहा जाता था कि आप लोग टैक्स वसूल करके लाइए और उसका जो है 11वां हिस्सा हम आपको दे देंगे और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो अपने पास रखेंगे। इस तरीके से करके हुआ करता था। तो इसको जो है सनसेट सिस्टम भी कहते हैं, सूर्यास्त व्यवस्था भी कहते हैं। अब इसकी वजह से जमींदार जो है ना, उन्होंने बहुत सारे किसानों के जमीन जो है वो हड़पने शुरू कर दिए, वरना इनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। ऐसे करके बहुत सारे अत्याचार हुए। तो यही मैंने आपको लिखा कि अत्याचार में जमींदारों का भी योगदान रहता था, ब्रिटिश के जो सहयोग से बनते थे। अब आप देखिए अकाल पड़ गया तो यार उनकी जमीनें जो हैं उनके पास रही नहीं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो ऐसे एरियाज में मूव करना शुरू कर देते हैं जहां उन्हें शायद कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप बढ़ो आगे, हम आपका साथ देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि हम आपका साथ देंगे, आप जाइए वहां पर। और तब जाकर के उन्होंने इस जगह को बसाना शुरू किया जो आपको ये दामिनी कोह वाला जो एरिया देखने को मिलता है। तो कुछ समय तक तो शुरुआत में सरकार ने सहयोग किया, ठीक है, कुछ समय तक तो सरकार ने क्या किया भैया, शुरुआत में तो सहयोग किया, लेकिन बाद में जो यहां पर वादा किया गया था कि आप जाइए वहां पर खेती करने और बसने का हम आपको अधिकार देते हैं, वो अधिकार से सरकार जो है वो धीरे धीरे करके मुकरना शुरू हो जाती है, उसका मुकरना शुरू हो जाता है। और इन यहां पर बसे हुए लोगों के पास अपनी जमीन नहीं, कुछ नहीं, सारी चीजें नहीं। अब इनका शोषण किया जाना शुरू कर दिया गया। और शोषण करने के लिए जिस दमनकारी प्रथा का प्रयोग ब्रिटिश सरकार ने किया, उसके दो स्वरूप आपको देखने को मिल सकते हैं। एक कम्युनिटी या कम्युनिटी प्रथा है, एक कम्युनिटी या कम्युनिटी प्रथा है, और दूसरा है हरवाही प्रथा। अब इसको एक बार समझ लीजिए। बेसिकली ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं ये जिसको क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं, ये बंधुआ मजदूरी के स्वरूप हैं। इनको बंधुआ मजदूरी के तौर पर देखा जा सकता है, ठीक है। अब बंधुआ मजदूरी में क्या होता है, जैसे कि यहां पर कम्युनिटी प्रथा में क्या है, इसमें जो है आपको अग्रिम दे दिया जाएगा, कुछ अग्रिम दे दिया जाएगा, मतलब एडवांस दे दिया जाएगा, और उस एडवांस के बदले आपको जिसने एडवांस दिया है, जो ऋणदाता है, उस ऋणदाता के लिए काम करना पड़ेगा तब तक जितना कि आपने एडवांस ले रखा है। लेकिन जो ये एडवांस दिया जाता था, ये इनको बाद में पता चलता था कि यार ये हमारे काम के बदले तो हमें बहुत कम एडवांस दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इनसे फसल की बात कर ली जाए, इनसे कहा कि भाई हम तुमको एडवांस दे रहे हैं, ये फसल उगाओ, मेरे लिए इतनी जमीन में इतनी फसल हमको चाहिए। बाद में उनका एडवांस खत्म हो जाता था और वो उतने रुपए में उतनी फसल उगा करके नहीं दे पाते थे। बट क्योंकि आपने तो एग्रीमेंट कर रखा है, आपने तो हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो इसके कारण यहां पर क्या किया जाता था, इसके कारण इनको जो है किसी ना किसी से उधार लेना पड़ता था। अब उधार लेने के पास ये साहूकार के पास जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि ये साहूकार 50% से लेकर के 500% तक ब्याज लेते थे इनसे। 50% से 500% तक सुना है आपने कभी ब्याज? कभी। लेकिन इनसे लिया जाता था। ऐसा बड़ा ब्याज का बोझ इनके ऊपर डाला गया कि ये इसी चक्र में फंसे रह गए, ये कभी यहां से निकल ही नहीं पाए, लगातार इनको बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी। कुछ की दयनीय स्थिति इससे भी ज्यादा थी जो कि हरवाही प्रथा में इन्वॉल्व हुआ करते थे। हरवाही प्रथा में तो जितना आपको एडवांस दिया उतना तो करना ही करना है, जिसने आपको जो एडवांस दिया उसके लिए आपको उसके कुछ पर्सनल काम भी करने हैं। उसके जो है जो ऋण चुकाने वाला है, ऋणदाता जो है, उस ऋणदाता के यहाँ ऋण चुकाने वाला एक्स्ट्रा काम भी करेगा उनके यहाँ पर्सनल। और इन सब चीजों से काफी ज्यादा शोषण किया जाता था, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, हर तरीके से बहुत ज्यादा शोषणकारी प्रथा थी। अब यार शोषणकारी प्रथा है तो कितने दिन तक बर्दाश्त होगी? ऑब्वियसली धीरे धीरे करके व्यक्ति अब इस बंधन से मुक्त पाना चाहता है, इससे बाहर आना चाहता है किसी ना किसी तरीके से। तो अब जो बाहर लाने का जो काम किया जा रहा है वो किसने किया है? मुर्मू बंधुओं ने किया है, ठीक है। मुर्मू बंधुओं के द्वारा ये काम किया गया, ठीक। तो वही आपने देखा कि जो ये दोनों मुर्मू बंधु हैं, इन्होंने क्या किया है, संथाल परगना। अच्छा, संथाल परगना है ये आपका जो मैंने आपको मुंडा का जो इलाका बताया था, मुंडा समुदाय जो है, ये सब लोग सिंगबोंग की पूजा करते थे। तो सिंगबोंग को लेकर के इन लोगों ने भी आस्था क्रिएट करी कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और तुम सब लोग साथ आओगे तो हम जो है अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह करके अपनी जमीन को वापस प्राप्त कर सकेंगे।
तो उन्होंने मोटिवेट किया एंड मोर देन 60,000 जो संथाल हैं वो इनके साथ यहां पर आकर के जुड़ते हैं और विद्रोह होता है। अब इनके विद्रोह का जो तरीका है वो क्या है? इनके विद्रोह का जो तरीका है वो छुपा विद्रोह करते हैं। इसको गुरिल्ला पद्धति बोला जा रहा है। गुरिल्ला पद्धति से क्या कर रहे हैं? गुरिल्ला पद्धति से यहां पर ये युद्ध एक तरीके से कर रहे हैं। तो छापेमारी, जहां जहां पर ब्रिटिश सरकार की चौकियां हैं, ये सब हैं, उनके ऊपर छापेमारी की जा रही है और जो है इस तरीके के काम आपको करते हुए देखने को मिलते हैं, राइट। और जो इनके कागज हैं, दस्तावेज हैं, वो सब जला दिए गए। जो जितनी भी दिकू हैं, दिकू मतलब बाहरी लोग, दिकू मतलब क्या? बाहरी लोग। ध्यान रखना, दिकू का मतलब भी पूछा जा सकता है आपसे। मतलब जो गैर आदिवासी लोग हैं, जो इनके समाज के नहीं है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इनका शोषण कर रहे हैं वो सब दिकू हैं। तो उनके खिलाफ इन्होंने हथियार उठाए, लेकिन और बहुत ज्यादा तगड़ा नुकसान हुआ। अब ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आया कि यार इनके विद्रोह को कैसे दबाया जाए। तो ब्रिटिशर्स अत्याचार पर उतर आए, उन्होंने फोर्सेस लगा दी, उन्होंने युद्धक हाथियों तक का प्रयोग किया और इनके पूरे के पूरे आंदोलन को रौंदने का काम करना शुरू कर दिया। अब इसी सब ये जो चीजें चल रही थी, इन्हीं सब में अगर आप देखेंगे तो फाइनली जो इनके जो लीडर्स हैं उनको एक एक करके जो है वो गिरफ्तार किया गया। जैसे अगस्त 1855 की अगर हम बात करें तो अगस्त 1855 में सिद्धू जो हैं वो गिरफ्तार किए गए और 9 अगस्त 1855 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। फरवरी 1856 में कान्हू गिरफ्तार हो गए और उनको जो है वो फांसी की सजा दे दी गई। ये जो विद्रोह था ये शुरू हुआ था ये 1855 में। इसके पीछे भी एक तात्कालिक कारण माना जाता है कि भागलपुर बर्दवान के बीच में भागलपुर बर्दवान जो है उसके बीच में एक रेलवे लाइन यहां पर बिछानी थी, रेलवे लाइन। और ये जो रेलवे लाइन बिछानी थी इसके लिए मजदूरों की आवश्यकता थी और ये जो मजदूर थे ये यहीं पे संथालों से ही लेकर के आए गए थे। रेलवे लाइन बिछाने के लिए संथाल मजदूर बुलाए गए। अब संथाल मजदूरों से तो पहले ही आपने शोषण अत्याचार उनका कर रखा है, वो पहले ही कर्ज में डूबे हैं, तो उनका कर्जा नहीं पूरा हो पा रहा है। कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्जा नहीं पूरा हो पा रहा है, अब तुम्हारे लिए हमारे लिए बंधुआ मजदूरों, अब तो हमारे लिए यहाँ पर बेगारी करोगे। तो इन मजदूरों से यहाँ पर बेगारी करवाई गई। बेगारी करने का मतलब ये काम करेंगे लेकिन इस काम का कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि इनसे कहा गया तुम्हारे ऊपर तो पहले से ही उधारी है। तो इस सब चीजों पे वो बहुत एकदम खून खौल गया और यहां पर तगड़ा करके एक विद्रोह किया गया और बाद में इन लोगों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा ब्रिटिशर्स ने दे दी। हाथियों के द्वारा इनमें तमाम सारे लोगों को रौंद दिया गया। आंकड़े कुछ बताए जाते हैं कि मोर देन 15,000 जो है वो जो संथाल हैं उनकी जान चली गई, वो सब शहीद हुए, वो मारे गए और तकरीबन 10,000 गांवों को रौंद दिया गया। ठीक है, इन गांवों को क्या कर दिया गया? रौंद दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बर्बाद हो गए बुरी तरीके से ये गांव। और इसके बाद में जो है सरकार जो है वो चेतती है और चेतने के बाद वो क्या करती है, इनको जो है रिफॉर्म्स जो है वहां पर लेकर के आने पड़ते हैं। एंड आई होप कि आपको यहां पर पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब इसका असर क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि जब विद्रोह शांत हुआ तो विद्रोह शांत होने के बाद सरकार को 2 एक्ट पास करने पड़े। एक हुआ एसपीटी, संथाल परगना टेनेंट मतलब काश्तकारी, तो एसपीटी एक्ट 1876। इसके माध्यम से यह कहा गया कि जो भी आदिवासी समुदाय है, उस आदिवासी समुदाय की जो भूमि है उस भूमि को किसी भी गैर आदिवासी को क्या नहीं किया जा सकता है, किसी भी गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं किया सकता, हस्तांतरित नहीं किया सकता। हस्तांतरित करने पर क्या लगा दिया गया बेटे? रोक लगा दिया गया। तो ये एक एक्ट था जो इनके पक्ष में आया फाइनली 1876 में। एक और एक्ट था जिसको छोटा नागपुर टेनेंट एक्ट बोला जाता है 1908 का। इसमें जो लैंड है वो ट्रांसफर हो सकता है लेकिन इंटरनली, ठीक है, जमीन जो है उसमें कहा गया कि जो आदिवासी जो जाति है उसमें अगर लैंड ट्रांसफर होना है, आपस में लैंड ट्रांसफर होना है तो हो सकता है। मतलब सेम जाति में लैंड ट्रांसफर करना है तो करा जा सकता है। इसके लिए जो जिला के कलेक्टर हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, अगर यहां पर किसी प्रकार का कोई मतलब जैसे कोई दलित या पिछड़ा समाज रह रहा है तो उसी जिस समाज से वो बिलोंग कर रहे हैं उसी में ही इनका जो है वो इंटरचेंज जमीन हो पाएगा। इसके लिए भी आपको जो जिला कलेक्टर है उसकी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। उसकी परमिशन अगर आएगी तो ऐसा किया जा सकेगा और तब जाकर के ये संथाल विद्रोह जो है वो आपका समाप्त होता है। संथाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि एक जनजाति है। आज के समय में अगर आप देखोगे तो हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इसी संथाल जो है ट्राइब से बिलोंग करती हैं। और संथाल
संथा और आला दो शब्दों से मिलकर के बना है। संथा का मतलब होता है बहुत शांत, ये बहुत शांत लोग हैं। सोचो इन शांत लोगों को विद्रोह करना पड़ गया। ये शांत लोग हैं और आला मतलब मनुष्य, शांतिपूर्वक रहने वाले मनुष्य हैं ये। आज के समय में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सब जगहों पर ये मतलब विस्तारित हैं। ये जनजाति जो है विस्तारित है। इनकी भाषा है अपनी, इनकी अपनी लिपि है। इनकी जो भाषा है उसको संथाली भाषा कहते हैं और इनकी जो लिपि है उसको आलोचकी लिपि कहा जाता है। आलोचकी लिपि क्या कहा जाता है? आलोचकी लिपि, संथाली भाषा और आलोचकी लिपि। और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा लिस्टेड है, ये आप सब लोगों को मालूम है। इनकी अपनी एक चित्रकला भी है जिसको जादो पटिया बोला जाता है। इनकी चित्रकला कौन सी है? जादो पटिया जो है वो चित्रकला है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, इसका 250 शब्दों में उत्तर लिख करके हमें भेजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर आ रहा है जो प्रीलिम्स का है, देख लीजिए। प्रीलिम्स का है क्वेश्चन, संथाल परगना मतलब जो संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? संथाल परगना नामक प्रदेश बनाया गया। किसी संथाल द्वारा किसी गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया। और इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि उलगुलान या महान उथल पुथल का नेतृत्व किसने किया था? इन चारों में से आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, लास्ट में आपको जो पीडीएफ है वो हमारे इस टेलीग्राम से मिल जाएगी। फटाफट से इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये मेरा कोड है, इसी कोड के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, विरद लाइव के नाम से। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपका समय शुभ हो। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।